The Shadow of Oppression, The Rowlatt Act and the Rise of a Nation। 1919 की शुरुआत में इंडिया के लोग उम्मीदों से भरे थे। उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, यह सोचकर कि उनके बलिदान के बदले उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उन्हें धोखा मिला। ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह डर था कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ रही हैं, और इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत करने का फैसला किया। इसी के तहत एक नया कानून लाया गया, द रोलट एक्ट। इस कानून का नाम सर सिडनी रोलट के नाम पर रखा गया था, और इसका उद्देश्य इंडिया में किसी भी एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी को कुचलना था। इस कानून के तहत ब्रिटिश पुलिस को किसी को भी अरेस्ट करने का अधिकार मिल गया, बिना किसी वारंट के। बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक डिटेंशन की अनुमति दी गई। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई और किसी भी पब्लिक प्रोटेस्ट को दबाने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स अपनाए गए। द राइजिंग एंगर मार्च 1919 में जब यह कानून पास हुआ तो पूरे इंडिया में इसका तीखा विरोध हुआ। महात्मा गांधी, बल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। जिन्ना ने विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को नेशन वाइड हड़ताल स्ट्राइक का आयोजन किया, जिसमें लोगों से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करने, काम बंद करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का आग्रह किया गया। दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में भारी विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे कुचलने के लिए दमनकारी कदम उठाए। जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर, जो पंजाब का एक प्रमुख शहर था, वहां इस कानून के खिलाफ भारी प्रदर्शन हो रहे थे। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश पुलिस ने 2 प्रमुख इंडियन लीडर्स, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव और डॉक्टर सत्यापाल को अरेस्ट कर लिया। इसका विरोध करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इसके जवाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल रेजिनाल्ड डायर को स्थिति संभालने के लिए भेजा। अप्रैल 13, 1919 को बैसाखी फेस्टिवल का दिन था। हजारों लोग जालियनवाला बाग में इकट्ठा हुए, कुछ रोलट एक्ट का पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए और कुछ फेस्टिवल मनाने के लिए। लेकिन तभी जनरल डायर वहां अपनी ट्रूप्स के साथ पहुंचा। जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए फायरिंग का आदेश दे दिया। ब्रिटिश सोल्जर्स ने भीड़ पर 10 से 15 मिनट तक गोलियां बरसाईं। जालियनवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का केवल एक ही नैरो एग्जिट था। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश ट्रूप्स ने एग्जिट पॉइंट की ओर भी गोलियां चलाईं, जिससे कोई बच न सके। ऑफिशियल ब्रिटिश रिपोर्ट्स के अनुसार 379 लोग मारे गए, लेकिन इंडियन एस्टिमेट्स के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए नियर बाय वेल में छलांग लगा दी, लेकिन वे डूबकर मर गए। द आफ्टरमाथ, द फायर ऑफ फ्रीडम। इस मैसेकर की खबर पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गई। पूरा देश एंगर और सौरों से भर गया। यहां तक कि ब्रिटेन में भी जनरल डायर की निंदा हुई और उसे रिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन का गठन किया, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा असर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल पर पड़ा। महात्मा गांधी, जो पहले ब्रिटिश सिस्टम में सुधार की उम्मीद कर रहे थे, अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इंडिया को पूरी तरह इंडिपेंडेंट होना होगा। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश गुड्स, स्कूल्स, कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस के बॉयकॉट का आह्वान किया गया। अंततः 1922 में रोलट एक्ट को रिपील कर दिया गया, लेकिन तब तक यह आंदोलन इंडिया में इंडिपेंडेंस की लहर पैदा कर चुका था। द लेगेसी ऑफ द रोलट एक्ट। इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल के असली दमनकारी चेहरे को उजागर कर दिया। जालियनवाला बाग मैसेकर ने ब्रिटिश ब्रुटैलिटी का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इस घटना ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस
की मांग को और मजबूत किया। इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को एक नया बल मिला, जो अंततः 1947 में इंडिपेंडेंस की ओर ले गया। जालियनवाला बाग में बहे इनोसेंट पीपल के खून ने ब्रिटिश रूल को हमेशा के लिए इंडिया से मिटाने का संकल्प जगा दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट के जरिए इंडिया को डराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने एक ऐसी आग जला दी जो 15 अगस्त 1947 तक चलती रही इंडिया की आजादी की आग।